नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों चल रही है सीरीज ऑफिसर्स ऑन ट्रैक, यानी कि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। 9:30 बजे आपकी बीएफएम की क्लास स्टार्ट होती है, जुड़ जाया करिए आप सभी लोग। वन बाय वन में यहाँ पर मैं टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, आपको यहाँ पर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, टॉपिक है हमारा ट्रेड क्रेडिट, जिसके अंतर्गत सप्लायर्स क्रेडिट और अगेन बायर्स क्रेडिट दोनों के बारे में बात करेंगे। यानी कि व्यापारिक उधारी और बायर्स क्रेडिट क्या होती है, सप्लायर्स क्रेडिट क्या होती है, इन दोनों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स, ये जो टॉपिक है आपका मॉड्यूल 1 का यूनिट नंबर 5 का, वहां पर आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर 5 है मॉड्यूल 1 का, वहां पर ये कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगेन टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले सप्लायर्स क्रेडिट क्या होती है। सप्लायर्स क्रेडिट समझिएगा अच्छे से, जैसा कि नाम से विदित है। सप्लायर्स क्रेडिट का मतलब हमारा कौन है, सेलर है। हम बायर हुए, हम कुछ खरीद रहे हैं, सामने वाला हमें बेच रहा है, वही सप्लायर है हमारा। और हम क्यों खरीद रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट को आगे बेचना होगा, या तो ये रॉ मटेरियल के रूप में होगा जो हम खरीद रहे हैं, लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और बाजार में सेल आउट करेंगे। तो सप्लायर की क्रेडिट दो प्रकार से होती है, बायर और अगेन बायर्स क्रेडिट और अगेन सप्लायर्स क्रेडिट डिस्कस करेंगे। तो सप्लायर क्रेडिट इज अ क्रेडिट डायरेक्टली एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर। ट्रेड क्रेडिट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो सप्लायर क्रेडिट, दूसरा बायर क्रेडिट। तो सप्लायर समझ में आ गया ना, जिससे मैंने सामान खरीदा, उसी ने डायरेक्टली हमें एक क्रेडिट सुविधा एक्सटेंड कर दी। जैसे आप ऐसे समझ लीजिएगा, आप किसी दुकान पर, जैसे आपके घर के पड़ोस में जो परचून की दुकान होगी, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं इसको समझाने के लिए। आपके घर के पड़ोस में जो जर्नल प्रोविजन या जर्नल मर्चेंट की शॉप होती है, वहां पर आप जाते हो, उधार लेते हो, तो क्या वो उधार किसी प्रोविजन के तहत, उसने अपनी तरफ से उधार दिया हुआ है आपको, अपनी तरफ से उसी ने आपको ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर रखी है। मान लीजिएगा आपकी लिमिट 5000 उसने सेट कर दी कि भैया 5000 रुपए तक हम तुम्हें उधार दे सकते हैं। 5000 रुपए का जब उधार कंप्लीट हो जाएगा आपका, तब 5000 चुका दीजिएगा और बाकी फिर से आपकी लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो क्रेडिट की जो लिमिट है वो सप्लायर ने खुद आपको दी है। तो जब सप्लायर सीधे तौर पे देते हैं, यानी कि सप्लायर्स क्रेडिट जो होती है वो डायरेक्टली एक्सटेंडेड किसके द्वारा करी जाएगी, ओवरसीज सप्लायर ऑफ गुड्स टू द इंपोर्टर। इंपोर्टर हमारे देश का है, ठीक है। तो इंपोर्टर को जब सीधे तौर पर सप्लायर यानी कि एक्सपोर्टर के द्वारा कोई क्रेडिट की सुविधा सीधे तौर पर प्रदान की जाती है, उसे सप्लायर क्रेडिट कहते हैं। एज इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि घरेलू बाजारों में, इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, ये दोनों, ये जो सप्लायर्स क्रेडिट है ये घरेलू बाजार में भी चलती है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सेम इसी तरीके से चलती है। द पेमेंट टर्म्स आर ईदर साइट और ऑन क्रेडिट। जो पेमेंट टर्म्स होते हैं, या वो साइट टर्म्स भी हो सकते हैं या क्रेडिट टर्म्स भी होते हैं। साइट का मतलब ये होता है कि अगेन जब सामान आप तक पहुंच जाएगा, जैसे एक्सपोर्ट में आप देखते हो ना, सामान आप तक पहुंचे तब देना। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, यहां पर एक सुविधा आप लेते हो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से मंगाते हो सामान, वो है कैश ऑन डिलीवरी। वो भी एक तरीके की क्रेडिट ही तो है, आपने पैसे तो नहीं दिए, सामान आपने परचेज कर लिया। सप्लायर ने सामान आपको भेजा ना, लेकिन सप्लायर ने कहा है कि गेट पर सामान जब आपके पहुंच जाएगा तब आपको पेमेंट करना होगा, पहले पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कैश ऑन डिलीवरी क्या है, वो है दोस्तों साइट पेमेंट। और कैश ऑन डिलीवरी की जगह आपको फैसिलिटी दी गई है कि 7 दिन बाद पेमेंट कर देना। जैसे आजकल एक सिंपल सिस्टम है, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट वगैरह पे ही पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है कि आज आपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदा, आपको पेमेंट करना है 7 दिन बाद, 1 महीने बाद। ऐसी सुविधा भी पे लेटर के अंतर्गत आती है। BNPL ये फैसिलिटीज कही जाती हैं, बाय नाउ पे लेटर। हालांकि इसके लिए फ्लिपकार्ट वगैरह ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में टाई अप कर रखा है, लेकिन मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि डायरेक्टली फ्लिपकार्ट मान लो ऐसी सुविधा आपको दे रहा है कि आज आप खरीद लीजिए लेकिन पेमेंट 7 दिन बाद करिए। तो ये बाद वाली बात क्रेडिट की बात हो गई। यहां पर क्या होगा, सामान आप तक पहुंच जाएगा, डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी और डिलीवरी बॉय आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा। जब टाइम कंप्लीट होगा आपका,
7 दिन 8 दिन, तब आपको पेमेंट करना होगा। तो ये होता है साइट या फिर क्रेडिट। कैश ऑन डिलीवरी भी क्रेडिट में ही काउंट होता है। तो द पीरियड ऑफ क्रेडिट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द नेसेसिटी फॉर द एक्सपोर्टर सेलर ऑफ द गुड्स टू इंक्रीज सेल। ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग भी सेलर जो है वही डिसाइड करेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। और ये फैसिलिटी देने से, ये क्रेडिट पीरियड देने से सेल्स जो है वो बढ़ती है। द डिमांड फॉर द गुड्स इन द मार्केट, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंपोर्टर एंड द करंट मार्केट प्रैक्टिसेस। यानी कि ये जो टर्म दिया जाएगा, ये कैसे दिया जाएगा, इंपोर्टर को क्या इसकी आवश्यकता है और करंट मार्केट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके आधार पर। देन द एक्सपोर्टर में अवेल फाइनेंस अगेंस्ट द बिल। एक्सपोर्टर जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर एक्सपोर्टर फाइनेंस अवेल कर रहा है अगेंस्ट द बिल, बिल के अगेंस्ट में, आफ्टर मेकिंग द शिपमेंट फ्रॉम हिज बैंकर एंड द बैंक वुड रिसीव फंड्स ऑन द मैच्योरिटी डेट। एक्सपोर्टर यहां पर अवेल कर रहा है, ठीक है, फाइनेंस अगेंस्ट द बिल, बिल के अगेंस्ट में, आफ्टर मेकिंग द शिपमेंट। समझिएगा ये भी है सप्लायर क्रेडिट। फ्रॉम हिज बैंकर, अपने बैंकर से एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाएगा बिल दिखा करके। एंड द बैंक वुड रिसीव फंड्स ऑन द मैच्योरिटी डेट, बैंक रिसीव करेगा मैच्योरिटी डेट पर। ये आगे की कहानी है। हाउएवर द एक्सपोर्टर शैल बी लायबल टू रीपे हिज बैंक। जो एक्सपोर्टर है वो लायबल है बैंक को रीपे करने के लिए, इन केस द ओवरसीज बायर डज नॉट मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर अगर ओवरसीज बायर यानी कि विदेश का जो बायर है या एक्सपोर्ट, जो बताया था इंपोर्टर इंडिया का है, वो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करेगा, तो द पीरियड ऑफ सप्लायर्स क्रेडिट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, ठीक है, इज टू 3 years फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ये जो टाइमिंग है ये क्या रखी गई है, 3 years। पीरियड ऑफ सप्लायर्स क्रेडिट कितना रखा गया है यहां पर, कितना दिया जा सकता है, डेट ऑफ शिपमेंट से लेकर के 3 वर्षों तक। देन फॉर नॉन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जैसे मशीनरी वगैरह, बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह, उसके लिए 3 साल तक की सप्लायर क्रेडिट मिल सकती है। और नॉन कैपिटल गुड्स के लिए जो पीरियड है वो सिर्फ 1 सालों के लिए है, और फॉर ऑपरेटिंग साइकिल, या जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जा सकता है, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सप्लायर क्रेडिट्स पर इंपोर्टर ट्रांजेक्शंस दैट बैंक्स कैन अप्रूव इज USD 50 million। ये भी याद रखिएगा कि अगेन मैक्सिमम जो अमाउंट है सप्लायर क्रेडिट का पर इंपोर्ट, यानी कि एक इंपोर्ट पर, ठीक है, एक इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस पर जो बैंक अप्रूव कर सकते हैं वो कितना है, 50 मिलियन तक है। समझ गए मेरी बात। तो सप्लायर ने क्रेडिट दे दी और सप्लायर ने उस क्रेडिट के आधार पर बिल तो है वो बैंक के पास जमा कर दिया, बैंक ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक ने जो सप्लायर को दिया है एक तरीके की क्रेडिट ही है, वो फाइनेंस वसूली करने का काम एक्सपोर्टर का है, वसूली नहीं कर पाएगा तो भी इधर पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सप्लायर क्रेडिट समझ में आ गई आपको। सप्लायर यानी कि जिससे सामान खरीदा है सीधे तौर पर उसी के द्वारा हमें क्रेडिट दी गई है। कंडीशंस आपको मैंने बता दी हैं, यहां पर सारी की सारी उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। दूसरा यहां पर है बायर्स क्रेडिट। आप ऐसे समझ लीजिएगा, आप कार खरीदने जाते हो शोरूम में, कार खरीदने जाते हैं आप शोरूम में, तो आप क्या करते हैं वहां पर, क्या कार कंपनी आपको फाइनेंस दे रही है? नहीं, एक थर्ड बैंक अरेंजर वहां पर बैठा हुआ है, जैसे ICICI बैंक। आपने कार खरीदी मारुति से और लोन लिया ICICI बैंक से, इस क्रेडिट को सप्लायर क्रेडिट नहीं कहेंगे, सप्लायर ने आपको क्रेडिट नहीं दी, यह है बायर्स क्रेडिट। आपने बैंक से पैसा लिया ये बता करके कि भैया कार खरीदनी है हमको, आपको पैसा चाहिए, बैंक ने ठीक है आपको कार लोन दे दिया। बैंक का रिलेशन आपसे है, आपका रिलेशन किससे है, उस सप्लायर से, यानी कि जिससे कार आपने खरीदी है। तो आपके बिहाफ पर कार सप्लायर को पूरा पेमेंट पहुंच गया। अब आगे समझिएगा कहानी। अगर कोई दिक्कत आती है, यानी कि आपको कार में कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या उसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा? क्या कल को आप बैंक की EMI ना दो ये कह करके कि भैया कार ही बेकार है हमारी, हम काहे दें पैसा, जब तक कार वापस करो हमारी तब पैसा देंगे? तो याद रखिएगा ये कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये पैसा आपको किसने दिया है, ये पैसा आपको दिया है दोस्तों बैंक ने। तो बैंक का ट्रांजैक्शन अलग है, सप्लायर का अलग है। आपको कार में कोई डिफॉल्ट है तो आप कार कंपनी से कहेंगे। तो बायर्स क्रेडिट का मतलब कोई थर्ड पार्टी अरेंजर है, बैंक वगैरह, जो क्रेडिट बायर्स को दे रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो वही है। द बायर्स क्रेडिट इज क्रेडिट अरेंज्ड बाय द इंपोर्टर। खुद इंपोर्टर अरेंज करेगा,
वहां सप्लायर अरेंज कर रहा था, यानी कि जो एक्सपोर्टर है वो अरेंज कर रहा था आपके लिए क्रेडिट। यहां पर क्रेडिट आप स्वयं अरेंज करोगे, इंपोर्टर, फ्रॉम अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के आउटसाइड, टू सेटल द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट का पेमेंट सेटल करने के लिए। इन शॉर्ट, इट इज अ क्रेडिट अरेंज्ड बाय द बायर, ये ऐसी क्रेडिट है जो अरेंज किया है किसके द्वारा, बायर के द्वारा, टू सेटल इंपोर्ट, इंपोर्ट को सेटल करने के लिए, इंपोर्ट पेमेंट को सेटल करने के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ क्रेडिट, पीरियड ऑफ क्रेडिट को छोड़ करके, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ क्रेडिट। देन इन दिस टाइप ऑफ क्रेडिट द सप्लायर ऑफ द गुड्स, इस तरीके की क्रेडिट में जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है, नीड नॉट वरी अबाउट द पेमेंट, पेमेंट के लिए वरी नहीं करेगा, एज द पेमेंट इज एश्योर्ड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट का एश्योरेंस उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दे दिया है, प्रोवाइडेड ही कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, वो जो बैंक है वो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करेगा जो बायर्स के द्वारा रिक्वायर्ड है। द मोडस ऑपरेंडी इज दैट इन सम केसेस ऑन वन हैंड द सप्लायर्स इज नॉट रेडी टू गिव एनी क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, while the buyer is also not in a position to make immediate payment, ये तभी अरेंज हो सकता है, यानी कि बायर्स क्रेडिट तभी मिलती है बेसिकली, सप्लायर क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं है, और जो इंपोर्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको बिना क्रेडिट के वो सामान नहीं खरीद सकता, तो सप्लायर नहीं देगा, तभी तो बीच में आया है यहां पर बैंक। एज सच द इंपोर्टर अप्रोचेज हिज बैंक, इस केस में जो इंपोर्टर है अपने बैंक को अप्रोच करेगा और रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट के अरेंजमेंट की, टू द एक्सपोर्टर की अरेंज कर दो और इमीडिएट टर्म्स, ठीक है, जो भी इमीडिएट टर्म्स है। द बैंक थ्रू देयर ओन रिसोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप, बैंक यहां पर अपने रिसोर्सेज या अगर उसके करेस्पॉन्डेंट बैंक्स हैं वहां पर उसके रिलेशनशिप के बिहाफ पर फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से कांटेक्ट करेगा, एंड आफ्टर एग्रीइंग अपॉन द प्राइसिंग कॉस्टिंग मेक्स अरेंजमेंट टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर और सबमिशन ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही डॉक्यूमेंट शिपिंग कर देगा, यानी कि यहां पर यह भी कंफर्मेशन चाहिए कि एक्सपोर्टर ने सामान भेजा है कि नहीं भेजा है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में किया जाता है वैसे समझ लीजिएगा ये कंफर्मेशन चाहिए। तो जैसे डॉक्यूमेंट कंफर्म होंगे, इंपोर्टर देन रीपेज ऑन द ड्यू डेट, इंपोर्टर जो है वो रीपे करेगा ड्यू डेट में किसको, बैंक को, बैंक ने तो अरेंज कर दिया, इंपोर्टर ड्यू डेट में पे कर देगा। तो ये मतलब है पूरा का पूरा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट आगे। लाइक इन द केस ऑफ सप्लायर क्रेडिट द पीरियड ऑफ बायर्स क्रेडिट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट इज टू 3 years, यहां पर भी डेट ऑफ शिपमेंट इज टू 3 years, ठीक है, जैसे वहां पर है। कैपिटल गुड्स, नॉन कैपिटल गुड्स के लिए यहां भी 1 साल तक के लिए हो सकता है, ठीक है, यहां पर भी USD 50 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर इंपोर्ट तक अप्रूव किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे सप्लायर्स क्रेडिट में था द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायर्स क्रेडिट, ये भी कितना हो सकता है, 50 मिलियन US$ तक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये दोनों ट्रेड क्रेडिट का हिस्सा है। एक लाइन में आपके दिमाग में हमेशा रहे तो याद रखिएगा, सप्लायर्स क्रेडिट वो होती है जो एक्सपोर्टर डायरेक्टली अरेंज करता है, बायर्स क्रेडिट वो होती है जो बायर अपनी तरफ से अपने बैंक से कह के अरेंज करता है। बस इतना दिमाग में रखिएगा, दैट्स इट। देन अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, यानी कि अगेन इंडिपेंडेंस डे कह रहा हूं, सॉरी, रिपब्लिक डे सेल, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके जो बैचेस के प्राइजेस हैं उनको कम कर दिया गया है। प्राइजेस इस समय क्या है देख लीजिएगा, हम लोग यही आपको प्रमोट करते हैं कि हमेशा आप लोग महापैक परचेज करें, क्योंकि महापैक एक बार परचेज कर लेते हैं देन फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे जो भी हम इन फ्यूचर बैचेस लाएंगे वो बैचेस उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो अगेन 6 मंथ के लिए इसका प्राइस है 2499, 12 मंथ के लिए 3999 और 24 मंथ के लिए प्राइस है 5999। CIB का महापैक है, इस महापैक में 20+ बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक्स एंड DPPs हैं, 400+ क्लास नोट्स हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलता है, 24 घंटे 7 दिन का डाउट सपोर्ट यहां पर आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है। देन CIB का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया जा चुका है 2.0, इससे भी आप जुड़ सकते हैं अगर इंडिविजुअल बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, और RBI की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सोचिए मात्र 1899 में और ये 2299 में ही है। तो ये बैच के बाद फिर MCQ बैच, इसी के लिए आपसे कहता हूं हमेशा दिस बैच आप परचेज कर लीजिए, 12 महीने के लिए परचेज कर लीजिए या 24 महीने के लिए, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा।
तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को। ठीक है, गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आराम से गणतंत्र दिवस मनाइए। ठीक है, चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।